हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड मेरा नाम हंसमुक्ता सिंह है। और ये मोस्ट अवेटेड रिवीजन सीरीज़ में केमिस्ट्री में आज जो मूल कॉन्सेप्ट फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड किया था उसका ये सेकंड पार्ट है। और उससे पहले कि वेडनेसडे को मैंने लास्ट वीक वेडनेसडे को अपनी फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी और आज वेडनेसडे यानी 1 वीक कंप्लीट हो गया। और इसमें मैंने काफ़ी व्यू हैं जो कि काफ़ी सपोर्टिव हैं और एक वीडियो पर शॉर्ट वीडियो पर तो 1.1 के व्यू हैं, तो ये काफ़ी मोटिवेशनल है। एंड लेट्स स्टार्ट नाउ। और इससे लास्ट जो हमने फर्स्ट लेक्चर लिया था उसमें लास्ट टॉपिक था कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो कि 1808 में दी थी इन्होंने। और इन्होंने इनके पोस्टुलेट क्या थे कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, जो एटम्स होता है वो इंडिविजुअल है, ये इन्होंने कहा था। एंड सेकंड था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सेम प्रॉपर्टीज़, जो एलिमेंट है उसकी सेम प्रॉपर्टीज़ है अगर सेम एलिमेंट हो तो। और कंपाउंड इज ए फॉर्म है फिक्स्ड रेशियो, जो कोई कंपाउंड फॉर्म होगा वो सिंपल रेशियो में होगा। एंड केमिकल रिएक्शंस और रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती हैं। तो इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि ये हैं कि लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो इन्होंने कहा था कि मैटर इंडिविजुअल पार्टिकल है, तो फिर इनका जो फर्स्ट था कि इट डज नॉट अकाउंट फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल, जो एटम है उसी के सब एटॉमिक पार्टिकल हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और सेकंड था कि इट डज नॉट अकाउंट फॉर आइसोटोप, आइसोबार, एलोट्रॉप्स। इन्होंने तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया था, तो आइसोटोप, आइसोबार, एलोट्रॉप्स ये भी इनकी लिमिटेशंस हैं। और थर्ड पॉइंट है इनका कि एलिमेंट्स नॉट नेसेसरी टू कंबाइन सिंपल होल नंबर ऑफ रेशियो, कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए सिंपल रेशियो हो ये कोई नेसेसरी नहीं है, क्योंकि इंटरस्टिशियल कंपाउंड है जो इसमें जिनका रेशियो 1 नहीं होता है, कोई सिंपल रेशियो नहीं होता है मतलब। तो ये इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब आगे है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, सब एटॉमिक पार्टिकल। तो सब एटॉमिक पार्टिकल में क्या है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये ऑलवेज इंटीजर नंबर होते हैं। तो इसमें 1 बाई 1 गिवन है इनके बारे में। तो पार्टिकल और इनके एब्सोल्यूट मास क्या है, रिलेटिव मास क्या है, चार्ज क्या है, इनका रिलेटिव चार्ज क्या है, वो एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनका एब्सोल्यूट मास है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और प्रोटॉन का है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का समथिंग इक्वली होता है। और इनका रिलेटिव मास है, तो रिलेटिव मास में क्या होता है कि जैसे यहाँ देखो रिलेटिव मास, तो रिलेटिव मास में मास एब्सोल्यूट मास होता है, जैसे एब्सोल्यूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का निकालें, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का अपॉन 1 AMU। तो EMU के रेस्पेक्ट में देखते हैं, जो कि मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूँगी EMU क्या है। तो इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन का निकल कर आएगा 9.1 इंटू 10⁻31 अपॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg में है ये दोनों। तो रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल कर आएगा 1/1837। तो ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये काफ़ी छोटी वैल्यू है, तो ये समथिंग 0 AMU मतलब नेग्लिजिबल है ये मास। और ऐसे ही अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए निकालेंगे तो इनका एब्सोल्यूट मास और EMU की वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो ये 1 AMU आ जाएगा इसका फिर। और ये चार्ज है, इनका जो चार्ज होता है वो है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19, और प्रोटॉन है प्लस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होता है, या जीरो चार्ज होता है या न्यूट्रल होता है। और इनका रिलेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन का तो -1 ही है, प्रोटॉन का +1 है, और ये न्यूट्रल है। अब देखते हैं आगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स कैसे करते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने कोई एक्स एलिमेंट लिया है और ये इसका मास नंबर है एंड जेड जो कि एटॉमिक नंबर है। अब मास नंबर कहाँ, ये ऑलवेज सुपरस्क्रिप्ट अप, मतलब ये हमेशा ऊपर की साइड में लिखा जाता है, और एटॉमिक नंबर है वो हमेशा डाउन साइड लिखा जाता है। अब मास नंबर में क्या क्या होता है कि इसमें प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। और
एटॉमिक नंबर होता है तो एटॉमिक नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं बस। और इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं कोई एलिमेंट में, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं तो न्यूट्रॉन के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन से प्रोटॉन कट जाते हैं तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल के आते हैं। तो इसका ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला है वो है कि 1 माइनस जेड कर देते हैं तो ये निकल कर आता है। अब एटम्स है तो एटम्स में क्या होता है, एटम्स न्यूट्रल होता है, चार्ज होता है। अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल में क्या है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, इक्वल है। और चार्ज है तो चार्ज में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और नेगेटिव चार्ज में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन मॉलिक्यूल, आयन, वो सब यहाँ पर है। तो मॉलिक्यूल में क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो कि हम जिनकी कैलकुलेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मॉलिक्यूल में इक्वल होते हैं। तो उसमें जो निकालेंगे उसका समेशन निकालेंगे कि एटॉमिक नंबर इंटू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, जो एलिमेंट में कितने एटम हैं वो, एंड मल्टीप्लाई बाई एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है कि वाटर H2O, तो H2O में क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन निकालेंगे तो इसका जो एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, और एटम्स की संख्या कितनी है 2, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस ऑक्सीजन की निकालेंगे तो ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर है 16 एंड इसकी एटम्स की संख्या कितनी है 1, तो ये निकल कर आएगा 2 + 16 = 18। और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालें तो न्यूट्रॉन के लिए क्या होता है कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होता है, तो A माइनस जेड इंटू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, तो उसमें कितने एटम्स हैं वो। तो न्यूट्रॉन निकालेंगे, जैसे हाइड्रोजन है तो इसमें वाटर में न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन में मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 1 - 1 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। एंड ऐसे ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 16 - 8 करेंगे तो 8 हो जाएगा। और ऑक्सीजन के एटम्स की संख्या कितनी है 1, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 0, तो ये इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 8 आएगी। ऐसे ही अब हम आयंस में देखेंगे तो आयंस में क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, जो मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम थे इनमें मॉलिक्यूल में, वो इसमें नहीं है क्योंकि इसमें आयन का एक्सचेंज हुआ है ना, तो प्लस है तो उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए हैं, और नेगेटिव है तो उसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए हैं। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या है वो तो ऐसे ही निकालेंगे कि जेड मतलब एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, तो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन है माइनस इसमें चार्ज रखेंगे जो कि उस आयन के ऊपर चार्ज है वो विद साइन रखेंगे। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है तो A माइनस जेड, यानी कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ एटम्स। तो इसमें मैंने एग्जांपल लिया है कि कार्बोनेट का है CO3 2 माइनस, तो इसमें कार्बन में और ऑक्सीजन के निकाला तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे टोटल मॉलिक्यूल में, आयन में नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे तो 6, तो इसका जो आएगा ना एटॉमिक नंबर वो तो 6 है कार्बन का, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 1। और ऑक्सीजन का है 8 तो मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि ऑक्सीजन के इसमें 3 एटम है तो 8, तो इसका 6 + 8 × 3 यानी 24 + 6 = 13। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये जो प्रोटॉन की संख्या है वो है माइनस, इसमें चार्ज रखा है विद साइन, तो इस पर -2 है तो -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये 32 हो जाएगा। ऐसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इंटू जितने एटम्स हैं, तो इसमें कार्बन की है 12 - 6 इंटू मल्टीप्लाई बाई 1, और इसमें ऑक्सीजन की है 16 - 8 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये निकल कर आएगा 6 + 24 = 13। तो ये इसका वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने का। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ये ज़्यादा इजी नहीं है, अगर एग्ज़ाम में आ रहा है तो इजी नहीं है। अब कैलकुलेशन, अब हम देखेंगे मास ऑफ एटम। तो कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ एटम, तो एक एटम में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था कि वो मास ऑफ प्रोटॉन के 1/183437 टाइम्स था, तो काफ़ी नेग्लिजिबल मास है इलेक्ट्रॉन का, काफ़ी कम है, तो फिर मास ऑफ इसे हम छोड़ देते हैं फिर इलेक्ट्रॉन को। तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन
मल्टीप्लाई बाई मतलब कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं उसमें। तो इससे क्या है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो इक्वल ही है, समथिंग इक्वल, नियरली इक्वल है। तो इसका हमने यह मास ऑफ प्रोटॉन मतलब कॉमन निकाली है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन है ये। तो मास ऑफ प्रोटॉन इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये होता है मास नंबर। जो अभी हमने इधर देखा था कि मास ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन है, उसे मास नंबर बोलते हैं। तो ये मास ऑफ वन एटम निकल कर आया है, इसका फॉर्मूला आया कि मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाई नंबर, मास नंबर आया है। और मास नंबर की जगह अगर हम यहाँ पर अभी देखें तो इसमें क्या है कि मास नंबर को कैसे, मास ऑफ प्रोटॉन को हम 1 AMU भी लिख सकते हैं। तो इसका जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर रखिए। तो इसके मास ऑफ वन एटम है उसका मतलब तीन तरह से उसको कर सकते हैं। तो ना ये इधर है 1 AMU। 1 AMU क्या होता है कि मास, ये इसमें कार्बन रेफरेंस लिया है, इससे पहले क्या था कि इसमें हाइड्रोजन रेफरेंस में लिया जाता, उसके रेस्पेक्ट में देखते थे। तो 1961 से कार्बन 12 जो कार्बन का एक आइसोटोप है उसको लिया गया है रेफरेंस में। तो उसके रेफरेंस में देखते हैं कि तो ये इसमें डिफाइन किया गया है 1 AMU। तो 1 AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। तो अब 1 AMU, तो 1 AMU का मतलब है कि एक परमाणु है, जैसे कि कार्बन 12 जो आइसोटोप रेफरेंस में लिया गया है 1961 के बाद, तो उसमें उसका जो एक परमाणु है तो उसके एक परमाणु के 12वें हिस्से के भाग के बराबर होता है। तो 12वें हिस्से के भाग, जैसे कि किसी को बोलते हैं कि तुम्हारा 1/2 हाफ हिस्सा है, मतलब आधा हिस्सा है, तो उसे बोलेंगे कि उसका 1/2 है। तो किसी का 4th हिस्सा है तो 1/4 हो गया। तो ऐसे ही इसका मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 है, तो इसका 12वां हिस्सा मतलब 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम लिखेंगे इसको। तो मास ऑफ 1 एटम जो हमने यहाँ से किया है कि मास ऑफ मास नंबर होता है मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ प्रोटॉन होता है। तो यहाँ पर रखेंगे कि 1/12 मल्टीप्लाई बाई जो एक एटम का कार्बन 12 का मास है तो वो है मास नंबर मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ प्रोटॉन। तो फिर 1/12 मास नंबर क्या है 12, मास ऑफ प्रोटॉन निकल कर आया है। तो यहाँ पे 1 AMU बराबर 12 से 12 कट जाएंगे, तो 1 AMU बराबर आया है मास ऑफ प्रोटॉन, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है ये 1.67 इंटू 10⁻27 kg या 10⁻24 ग्राम, अगर ग्राम में लिखें तो। अब ऐसे ही जो मोल थ्योरी है, मोल है, तो मोल को डिफाइन करेंगे तो उसमें है कि मोल में है कि जो 12 ग्राम जो उसकी वैल्यू फिक्स की गई, तो जैसे 12 ग्राम कार्बन है तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, तो उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ के बराबर है, तो Na पार्टिकल है उसमें। तो इससे भी हम AMU को डिफाइन, AMU में मतलब उसका कन्वर्जन है वो है कि जैसे 12 ग्राम कार्बन है, 12 ग्राम कार्बन, तो ये इसमें कितने पार्टिकल हैं, एवोगैड्रो नंबर Na पार्टिकल है उसमें। तो हम इसे कह सकते हैं कि Na पार्टिकल है ना, ये प्रेजेंट है 12 ग्राम कार्बन में। तो नंबर Na पार्टिकल है, Na एटम बोल सकते हैं। पार्टिकल में क्या होता है कि एटम, मॉलिक्यूल, आयन वो गिवन होता है। तो हम लिख सकते हैं कि 1 एटम, एक एटम में कितने होंगे, तो इसके 12/Na, ये ग्राम में आ जाएगी क्यों 12 ग्राम है तो ये 12/Na ग्राम। तो 1 एटम में 12/Na ग्राम हो जाएगा। तो ये 1 AMU के ये भी इक्वल होता है 1 AMU इक्वल टू 12/Na ग्राम एटम्स होते हैं इसमें। अब नेक्स्ट है एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इसमें क्या होता है कि एटॉमिक मास तो मास ऑफ 1 एटम होता है, उसे एटॉमिक मास बोलते हैं। और एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, ये आइसोटोप हैं, जो कई ऐसे एलिमेंट है जिनकी नेचर में आइसोटोप्स प्रेजेंट है, तो उसमें एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं। तो उसमें परसेंटेज अबंडेंस दी होती है आइसोटोप की मल्टीप्लाई बाई एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप। जो आइसोटोप है उसका एटॉमिक मास अपॉन ये फॉर्मूला है तो परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स। तो जैसे कार्बन है, कार्बन के आइसोटोप हैं, मतलब और भी कई आइसोटोप गिवन है, तो जिनके ये परसेंटेज अबंडेंस और एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप अपॉन टोटल, मतलब उसका जो समेशन है, मतलब टोटल जितने भी आइसोटोप है उनकी परसेंटेज अबंडेंस टोटल।
तो और नंबर 3 पर है हमारा ये ग्राम एटॉमिक मास। तो मास ऑफ ग्राम एटॉमिक मास में हम 1 मोल एटम का मास निकालते हैं ग्राम में, तो ये ग्राम एटॉमिक मास होता है। अब रिलेटिव एटॉमिक मास, तो इसमें क्या होता है कि एब्सोल्यूट मास ऑफ एलिमेंट, कोई एलिमेंट गिवन है तो उसका एब्सोल्यूट मास होगा अपॉन 1 AMU। तो 1 AMU हमने यहाँ से यहाँ डिफाइन की थी कि 1/12 पार्ट होता है मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन का। तो एब्सोल्यूट मास ऑफ एलिमेंट अपॉन 1/12 मास मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। तो ये आगे इधर रिलेटिव एटॉमिक मास, तो मास ऑफ यहाँ मास ऑफ 1 एटम ऑफ मॉलिक्यूल होगा, 1 एटम ऑफ एलिमेंट होगा, और ऐसे यहाँ पर 1 एटम ऑफ एलिमेंट। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन जो 1 AMU है उसकी है 1/12 मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो इसका जो मास ऑफ 1 एटम है वो अभी हमने इससे पहले डेराइव किया था कि मास नंबर होता है मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ प्रोटॉन होता है अपॉन इधर ये 12 से 12 कट जाए तो मास ऑफ प्रोटॉन बचेगा, तो मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन निकल कर आएगा। तो ये होता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास में सिर्फ मास नंबर लिखना होता है, और ये यूनिट लेस है क्योंकि मास नंबर है वो रिलेटिव एटॉमिक मास है। रिलेटिव का मतलब है कि जो यूनिट ऊपर है वो नीचे वो कट जाएंगे। तो मास नंबर रिलेटिव एटॉमिक मास का है, टोटल जो मास नंबर गिवन है वही होता है उस एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास। अब है मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास में क्या होता है कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल लेते हैं, या जो भी मास गिवन मतलब जितने भी एटम है उसमें 1 मॉलिक्यूल, तो सम ऑफ मासेज ऑफ ऑल एटम्स, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल या फिर मास ऑफ ऑल एटम्स होंगे उस मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं उनका टोटल। देन एवरेज मॉलिकुलर मास निकालते हैं इसमें कि टोटल मास होता है अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब जितने उसमें मोल्स हैं वो। तो टोटल मास हम कैसे निकालते हैं कि नंबर, ये फॉर्मूला है टोटल मास का नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। जैसे कि टोटल मास है ना, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा ये, तो मल्टीप्लाई बाई मोलर मास, तो इससे हम मोलर टोटल मास निकाल लेंगे। अब है ग्राम मोलिकुलर मास। तो ग्राम मोलिकुलर मास में क्या होता है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे इसमें ग्राम में। और रिलेटिव मोलिकुलर मास होता है वो भी है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस बाई डिवाइड बाई 1/12 मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम है ना वो। देन फार्मूला मास। तो फार्मूला मास में क्या होता है कि सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ गिवन फार्मूला, जो फार्मूला में एटम गिवन है उनका टोटल। जैसे कि NaCl है तो NaCl में नाइट्रोजन के सोडियम का कितना होता है 23 यूनिट, एंड क्लोरीन का होता है 35.5 यूनिट। तो इसका जो फार्मूला मास है वो आएगा 58.5 यूनिट। अब हम मोल को डिफाइन करेंगे। तो मोल क्या है कि एटम्स बहुत छोटे होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, उसमें क्या है कि किसी एक इंडिविजुअल एटम को डिफाइन करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो उसकी विजिबिलिटी बनी रहे इसके लिए कुछ वैल्यू फिक्स की गई हैं। जैसे कि 1 मोल है तो 1 मोल में एवोगैड्रो पार्टिकल मतलब Na पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। तो Na पार्टिकल जो कि एवोगैड्रो नंबर है तो उसकी फिक्स वैल्यू है। एवोगैड्रो की वैल्यू होती है Na की वैल्यू तो 6.20 मल्टीप्लाई बाई 23। तो ये फिक्स है कि जो कार्बन है उसमें 12 ग्राम में इतने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, जिसे 1 मोल कहेंगे। या फिर डिफाइन के रूप में इसे सुन लो कि दिस इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेनिंग एज मैनी एंटिटीज, मतलब उसमें एटम मॉलिक्यूल पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, एज देयर आर द एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। जो कार्बन का 12 ग्राम कार्बन आइसोटोप है उसमें जो भी एंटिटीज प्रेजेंट है वो इसके इक्वल है। तो एंटिटीज में एटम मॉलिक्यूल पार्टिकल कुछ भी हो सकता है। तो इसकी एक ये डिफाइन है, ये फिक्स की हुई वैल्यू वो है नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर। तो 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। अब इसकी मोल की SI यूनिट होती है MOL मोल। और इसकी जो फॉर्मूल निकालने के फॉर्मूला है वो है वेट बटे मोलिकुलर वेट। अगर ये जैसे गिवन वेट गिवन है तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, तो इसी मोल निकल कर आ जाएगा। और वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम लीटर में गिवन है, वॉल्यूम लीटर में लगाएंगे अपॉन 22.4।
तो ये नंबर ऑफ मोल निकालने के ये 3 फॉर्मूला है। और लेकिन इसको गैस पर अप्लाई करें तो गैस का तो पीवी बराबर है ना टी आइडियल गैस पर, तो नंबर ऑफ मोल n है तो n बराबर क्या हो जाएगा पीवी बटे RT। और इसमें ये मोलिकुलर वेट बटे मोलिकुलर वेट है, तो ये तो हम सॉलिड यहाँ पर है ना, सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों में निकाल सकते हैं इससे। नंबर ऑफ पार्टिकल है तो इससे भी हम सॉलिड लिक्विड एंड गैस तीनों का निकाल सकते हैं। और जो ये है आइडियल गैस के लिए है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का पीवी बटे RT। एंड जो सॉल्यूशन गिवन होगा तो सॉल्यूशन में तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे हम, तो वो निकालेंगे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि इससे हम जो मोलैरिटी की डिफाइन है वो है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम इन लीटर, या सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है लीटर में, तो वहाँ से है मोलैरिटी की डिफाइन है, तो वहाँ से नंबर ऑफ मोल्स की निकल कर आते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन में निकालेंगे तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये है अब है मोल एनालिसिस। अगर रिएक्शन में कोई केमिकल रिएक्शन दिए हो तो उसमें मोल कैसे निकालेंगे, तो उसमें क्या होता है कि टोटल जो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट होते हैं वो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं। तो जैसे कोई रिएक्शन गिवन है तो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अपॉन स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट निकालेंगे रिएक्टेंट का इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो इससे जो गिवन है वो तो ठीक है, जो नहीं गिवन है वो इससे निकल आएगा। अब लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रीजेंट में जैसे कोई रिएक्शन है तो उसमें जो फर्स्ट कंज्यूम हो जाएगा तो वो लिमिटिंग रिएक्शन हो जाएगा, और जो लिमिटिंग रिएक्शन है वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। और इसमें जो रिएक्शन है वो बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए। और लिमिटेशन रीजेंट के जो स्टेप्स हैं वो हैं कि विच कंज्यूम फर्स्ट, दैट इज लिमिटिंग रीजेंट, एंड फर्स्ट है इसका कि रिएक्शन शुड बी बैलेंस। अगर हम डिसाइड करेंगे कि लिमिटिंग रीजेंट कौन है तो उसमें क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स दिए होंगे, नहीं दिए होंगे तो कुछ तो दिया होगा, वेट दिया होगा तो वेट बटे मोलिकुलर वेट से निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स, या पार्टिकल दिए होंगे तो पार्टिकल से एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके निकाल लेंगे मोल, वॉल्यूम गिवन होगा तो वॉल्यूम बटे 22.4 उससे निकाल लेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। देन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो उसका गिवन होगा इक्वेशन के आगे, तो उससे हम डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा लिमिटिंग रीजेंट है। अब लिमिटिंग रीजेंट के बाद फिर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन होगा तो आफ्टर रिएक्शन कितने मोल्स बचेंगे, रिमेनिंग मोल्स कितने हैं, तो वो निकालेंगे मोल्स माइनस लिमिटिंग रीजेंट, मोल्स में माइनस लिमिटिंग रीजेंट कर देंगे तो वो रिमेनिंग मोल्स आ जाएंगे। जैसे कि इधर एग्जांपल गिवन है, ये इक्वेशन है, हेवर्स प्रोसेस है, अमोनिया बनाने की विधि है। तो इसमें क्या है कि N2 + 3H2 = 2NH3। N2 जैसे मान लिया है कि नाइट्रोजन के जैसे 4 मोल गिवन है और हाइड्रोजन के 9 मोल गिवन है, तो इसमें लिमिटिंग रीजेंट कौन सा है, तो इसमें मोल तो इसमें ऑलरेडी गिवन है, जैसे वेट वगैरह कुछ दिया होता तो वो निकाल लेते, लेकिन इसमें मोल गिवन है तो इसके मोल लिमिटिंग रीजेंट पता करेंगे ना। तो लिमिटिंग रीजेंट में क्या है कि नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो इसमें नंबर ऑफ मोल कितना है 4, स्टोकियोमेट्रिक जो कोफिशिएंट वो तो रिएक्शन में आगे लिखा होता है, इसके कुछ आगे नहीं लिखा है तो इसका मतलब इसमें 1 है, तो डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 1 तो इक्वल टू 4 आ गया। और हाइड्रोजन में है कि नंबर ऑफ मोल्स 9 है, 9 डिवाइड बाई 3, ये इसमें 3 स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो 9 बाई 3 इक्वल टू 3, तो ये मतलब इसमें 4 है, लिमिटिंग रीजेंट इसका 3 है, तो ये लिमिटिंग रीजेंट हो गई, ये हमने डिसाइड कर लिया। अब इसमें कितने बचेंगे, रिमेनिंग कितनी है, तो रिमेनिंग के लिए क्या है कि ये तो फर्स्ट कंज्यूम ही हो जाएगा कंप्लीट। अब इसमें 4 मोल गिवन है तो इसमें जो मोल गिवन है वो है 4, तो 4 माइनस लिमिटिंग रीजेंट कितना है 3, तो इसका 1 मोल बचेगा, 1 मोल रिमेनिंग N2 का रिमेनिंग है वो है 1 मोल। अब इससे कितना बनेगा तो ये डिसाइड करेगा ये लिमिटिंग रीजेंट। जैसे कि इधर गिवन है कि इक्वेशन से गिवन है कि 3 मोल ऑफ H2 ये देता है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, बट हमारे पास कितना है 9 मोल, तो ये लिमिटिंग रीजेंट है, ये डिसाइड करेगा, ये कंज्यूम होगा, तो 3 मोल से 2 मोल हमको मिल रहे हैं अमोनिया के,
तो 9 मोल से कितने मिलेंगे, 9 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ये इससे हमें कितनी अमोनिया प्राप्त होगी, तो वो होगी, ये यूनिटरी मेथड होता है कि जैसे यहाँ पर ये निकालेंगे तो स्टैंडर्ड वैल्यू जैसे ये गिवन है, ये 3 मोल में 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन देता है 2 मोल ऑफ अमोनिया, तो 9 मोल देगा, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 3, दैट इज 6 मोल्स ऑफ अमोनिया, ये होता है। देन स्टोकियोमेट्रिक, इसमें क्या होता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए, नहीं है तो उसे बैलेंस करो, जैसे कि इसमें CH4 है, मीथेन प्लस 2H2 सॉरी 2O2 इक्वल टू 1 मोल ऑफ CO2 प्लस 2 मोल ऑफ H2O। तो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो आगे गिवन होता है इक्वेशन में, इसका 1 है, इसका 2 है, देन इसका 1 इसका 2, तो इसका हम यूज कर सकते हैं कि मोल में, मॉलिक्यूल में, वॉल्यूम में, तो यूज एज जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसका यूज हम मोल्स में, मोल में, मॉलिक्यूल में और वॉल्यूम में कर सकते हैं, लेकिन कैन नॉट बी यूज मास, हम इसका मास की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या है कि अब इसमें मोल की तरह हम कैसे यूज कर सकते हैं स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का, कि इसको इसके 4 स्टेटमेंट गिवन है एनसीईआरटी में। तो फर्स्ट ये है कि स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से ये कि इसमें 1 मोल ऑफ मीथेन है, वो 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू ये टू फॉर्म 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ H2O। तो ये तो मोल के पदों में हो गया। अब है मॉलिक्यूल में, तो मॉलिक्यूल में क्या है कि इसका Na मॉलिक्यूल रिएक्ट विद 2Na हो जाएगा, क्योंकि 2 है ना, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2Na ऑक्सीजन टू फॉर्म 1 इट मीन्स Na मॉलिक्यूल CO2 प्लस 2 इंटू Na मॉलिक्यूल ऑफ H2O। एंड वॉल्यूम के पदों में हो जाएगा इसका कि 22.4 लीटर मीथेन रिएक्ट विद 2 इंटू 22.4 लीटर O2 इक्वल टू या फॉर्म 22.4 लीटर ऑफ CO2 प्लस 2 इंटू 22.4 लीटर H2O। अब ग्राम में जैसे मास के लिए हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते कि 1 ग्राम मीथेन रिएक्ट विद 2 ग्राम ऑक्सीजन देन फॉर्म 1 ग्राम CO2 प्लस 2 ग्राम H2, ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। इसका मोलर मास में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मोलर स्टोकियोमेट्रिक का यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन मोलर मास में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। वो है कि जैसे 16 ग्राम, इसका जो मोलर मास है वो है 16 ग्राम, तो 16 ग्राम मीथेन रिएक्ट विद 2 इंटू O2, तो O2 का हो जाएगा 2 इंटू 16 ये हो जाएगा 32, तो 62 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 इंटू 18 इक्वल टू 36 ग्राम H2O। तो ये इसकी 4 स्टेटमेंट है। देन नेक्स्ट पॉइंट है डेंसिटी। तो डेंसिटी में क्या होता है कि एब्सोल्यूट डेंसिटी होती है एंड रिलेटिव डेंसिटी होती है। तो सॉलिड और लिक्विड की जो एब्सोल्यूट डेंसिटी है वो है मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी, वो है मास बाई वॉल्यूम, और रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं वो है कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। जो भी डेंसिटी हम देखेंगे वो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस गिवन होगी डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये वाटर के रेस्पेक्ट में देखते हैं, तो ये रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड की विद रेस्पेक्ट टू वाटर। अब गैसेस में कैसे देखते हैं, तो गैसेस में एब्सोल्यूट डेंसिटी निकालते हैं, तो वो जो आइडियल गैस इक्वेशन है PV बराबर nRT, तो इससे निकालते हैं। तो PV बराबर nRT, तो PV बराबर नंबर ऑफ मोल है, तो वेट बटे मॉलिकुलर वेट इंटू RT। तो वेट, अब ये मॉलिकुलर वेट तो इधर पहुंच गया एंड वॉल्यूम इधर आया, तो वेट बाई वॉल्यूम डेंसिटी हो गया, तो प्रेशर मल्टीप्लाई बाई मॉलिकुलर वेट डिवाइड बाई RT, मतलब R तो गैस कांस्टेंट है इंटू T इक्वल टू डेंसिटी। तो इसका जो गैस के लिए एब्सोल्यूट डेंसिटी का फॉर्मूला निकल कर आया वो है कि D बराबर डेंसिटी बराबर PM डिवाइड बाई RT। एंड रिलेटिव डेंसिटी में क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ गैस विद रेस्पेक्ट टू एन अदर गैस देखते हैं जो अदर गैस गिवन है, और अगर हम इसमें विद रेस्पेक्ट में H2 मतलब हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं तो उसे वेपर डेंसिटी बोलते हैं। अब वेपर डेंसिटी में हम सिर्फ हाइड्रोजन गैस का विद रेस्पेक्ट में यूज़ करते हैं, विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन देखेंगे तो वो वेपर डेंसिटी होगा। अब ऐसे ही
एब्सोल्यूट डेंसिटी है, तो डेंसिटी अगर हमने जैसे दो 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 उसके लिए दो गैसेस की अगर हमने एब्सोल्यूट डेंसिटी का रेशियो निकाला है, वो निकल कर आया है कि d1/d2 इक्वल टू PM/RT। तो ये प्रेशर है तो वो तो फिक्स है, R फिक्स है, T फिक्स है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये कट जाएंगी। तो d1/d2 इक्वल टू M1/M2। तो जो डेंसिटी है वो मोलिकुलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड, अगर हम वेपर डेंसिटी देखेंगे तो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस का मोलिकुलर मास, वो मोलिकुलर मास ऑफ एनी गैस डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का तो फिक्स होता है 2, तो वेपर डेंसिटी ऑफ किसी भी गैस के निकालेंगे तो मोलर मास डिवाइड बाई 2। तो इसमें ये रिलेशन आया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है मॉलिकुलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। तो इसमें क्या होता है कि जो मॉलिकुलर फार्मूला होता है वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं जो एलिमेंट में प्रेजेंट होते हैं, एक्चुअल नंबर। और एम्पेरिकल फार्मूला होता है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट जो मॉलिक्यूल में गिवन है। तो इसको n होता है, n बराबर होता है मॉलिकुलर फार्मूला डिवाइड बाई एम्पेरिकल फार्मूला। तो n होता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो इसमें निकालते हैं कि एलिमेंट गिवन है, उसका परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है, तो उसमें ये उसका जो सीक्वेंस है वो है कि इसमें से वो बना लेते हैं, एक ये सीक्वेंस है। तो एलिमेंट परसेंटेज कंपोजिशन एंड एटॉमिक मास, फिर इसका ये मास जो मास परसेंटेज दिया होता है वो डिवाइड बाई एटॉमिक मास। तो ये रिलेटिव मास निकालते हैं, फिर उसका सिंपलेस्ट रेशियो लेते हैं। अगर इंटीजर नहीं है मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू है तो उसको सिंपलेस्ट होल रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल गिवन है कि कार्बन और हाइड्रोजन, तो कार्बन के 18% गिवन है और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला 13 है। तो कार्बन 18, हाइड्रोजन उसमें कितना हो जाएगा रिमेनिंग, तो 18% है, ये 20% हो जाएगा। तो एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो मास परसेंटेज डिवाइड बाई एटॉमिक मास, तो 18/12 और तो ये आएगा 20/3। और हाइड्रोजन का जो परसेंट गिवन है वो है 20 और इसका एटॉमिक मास है 1, तो 20/1 इक्वल टू 20। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे तो वो आएगा, तो ये है ना इसकी स्मॉल, जो स्मॉल नंबर होता है जो मास परसेंट डिवाइड बाई एटॉमिक मास से जो हमें स्मॉल वैल्यू निकल कर आती है उसका डिवाइड देकर सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। तो ये है, तो इसका 20/3 डिवाइड बाई 20/3, तो इसकी वैल्यू तो कट कर 1 आ जाएगी। तो अब ये है 20 डिवाइड बाई 20/3, तो ये 20 से 20 कट जाएगा तो ये 3 आएगा। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो आया है 1/3, तो इसका मतलब हो गया CH3 है ना। तो इसमें अगर हम n की वैल्यू निकालेंगे तो मॉलिकुलर फार्मूला तो हमें गिवन था पहले से 13, तो 13 बाई एम्पेरिकल फार्मूला आया है CH3। तो कार्बन का हो गया 12 और हाइड्रोजन का हो गया 1 × 3, तो 12 + 3 15 हो गया। तो n की वैल्यू है वो 13/15 इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा, इसमें कौन सा कंपाउंड है वो है CH3 का, जो n की वैल्यू वो 2 निकल कर आई है, तो C2H6 हो जाएगा इसमें। अब नेक्स्ट है मिनिमम मोलर मास ऑफ एनी कंपाउंड। तो मिनिमम मोलर मास ऑफ एनी कंपाउंड में क्या है कि मोलर मास ऑफ एलिमेंट जो गिवन होता है डिवाइड बाई परसेंटेज ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसमें ये क्वेश्चन है मिनिमम मोलिकुलर मास निकालने का। तो जैसे यहाँ पे गिवन है कि एक कंपाउंड हैज हीमोग्लोबिन लाइक स्ट्रक्चर, जिसका हीमोग्लोबिन जैसा स्ट्रक्चर है। इट हैज़ 1 आयरन, जिसमें आयरन का एक एलिमेंट प्रेजेंट है। इट कंटेन्स 5.6% ऑफ आयरन। द अप्रॉक्सीमेट मॉलिकुलर मास क्या होगा इसका, तो इसका ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला से निकल कर आएगा कि मिनिमम मोलर मास निकालेंगे तो होता है कि मोलर मास ऑफ एलिमेंट, तो मोलर मास तो आयरन का हो गया 56 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई जो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट गिवन होती है, जैसे ये है ना फॉर्मूला मोलर मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाई परसेंटेज ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई 100। तो इससे आएगा 56 डिवाइड बाई 5.6 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये हो गया, ये डेसिमल हटेगा तो 0, 56 से 56 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1000। या इसका यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं कि 5.6 ग्राम आयरन प्रेजेंट है 100 ग्राम हीमोग्लोबिन में, तो 1 ग्राम कितने में होगा, तो 1 ग्राम होगा 100/15.6,
तो 56 में कितना होगा, इसका जो मिनिमम मोलर मास है आयरन का 1 मॉलिक्यूल होगा, तो उसमें कितना है इसका, तो 56 में कितना होगा 100/5.6 डिवाइड 5.6 मल्टीप्लाई बाई 56, तो इससे भी निकल कर आ जाएगा 1000। अब नेक्स्ट है परसेंटेज प्योरिटी। तो परसेंटेज प्योरिटी में क्या होता है कि मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट डिवाइड बाई मास ऑफ रिएक्टेंट सैंपल मल्टीप्लाई बाई 100। तो मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट निकालते हैं और जो मास ऑफ रिएक्टेंट गिवन है वो है। तो इसमें क्या होता है कि गिवन जो मास होता है रिएक्टेंट सैंपल में, वो मास ऑफ रिएक्टेंट अंडर गोइंग रिएक्शन, जो रिएक्शन में मास होता है रिएक्टेंट का उसके इक्वल नहीं होता, क्योंकि उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं। जो रिएक्टेंट का सैंपल गिवन है उसमें प्योरिटी भी है प्लस इम्प्योरिटी भी है, तो इसलिए हम इसको उसका पहले प्योर रिएक्टेंट का जो मास है वो निकालते हैं, तब उसको परसेंटेज प्योरिटी में रख सकते हैं। तो इसकी 2 टाइप से क्वेश्चन है, जैसे कि अगर क्वेश्चन में सैंपल का जो मास है वो गिवन है, परसेंटेज प्योरिटी गिवन है और हमें प्रोडक्ट पूछा है किसका कितना प्रोडक्ट बनेगा। और दूसरे टाइप से क्वेश्चन ये फ्रेम हो सकता है कि प्रोडक्ट गिवन हो तो मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट वो हम स्टोकियोमेट्री से निकाल लेंगे एंड परसेंटेज प्योरिटी उसमें पूछा गया हो, जैसे कि यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखी है। तो ये इसमें क्वेश्चन है कि इस वाले मेथड से क्वेश्चन, ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि एक सैंपल है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट 18% प्योर है। जो सैंपल गिवन है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो उसमें जो वैल्यू गिवन है उसका 18% वैल्यू है वो फिक्स है। तो 25 ग्राम ऑफ दिस सैंपल का जो गिवन है वेट वो है 25 ग्राम, ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ HCl, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ CO2 विल ऑब्टेन एट NTB। तो इसमें क्या होता है कि इसका इक्वेशन लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl इजकल टू CO2 प्लस कैल्शियम CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2। तो इसमें क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट की वैल्यू सैंपल में गिवन है 25 ग्राम और हमें इसकी पूछी है। तो 25 ग्राम ये क्या है इम्प्योर है, तो इसको हम प्योर निकालेंगे। तो 25 ग्राम का 80% निकालेंगे तो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है। तो 25 ग्राम का 18%, तो 25 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड बाई 100, तो ये आएगा इसका 20 ग्राम। तो यहाँ पर ये गिवन है। अब 20 ग्राम, अब हमारे पास प्योर वैल्यू आ गई, तो अब हम इसको निकाल सकते हैं। तो परसेंट ऑफ प्योरिटी तो निकाल लेंगे। तो अब इसका वॉल्यूम कितना है कैल्शियम नहीं कार्बन डाइऑक्साइड का। तो स्टैंडर्ड वैल्यू मैं इसके क्वेश्चन के ऊपर लिख लेती हूँ। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसका 100 है और गिवन है 20 ग्राम, प्योर तो 20 ग्राम है, और CO2 है तो इसका 22.4 लीटर है और हमें इसका निकालनी है ये। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बहुत जल्दी आ जाता है, तो इसका निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 इजकल टू 20 ये हो जाएगा ना 20 मल्टीप्लाई बाई 22.4 डिवाइड बाई 100, तो ये आ जाएगा 4.4 लीटर CO2, वॉल्यूम ऑफ CO2 4.48। अब सेकंड है कि जैसे कि प्रोडक्ट गिवन होगा मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। देन परसेंटेज प्योरिटी पूछी होगी क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है कि 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसकी वाट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इन सैंपल। तो इसकी हमें परसेंटेज प्योरिटी पूछी है। तो स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब पहले इक्वेशन लिखेंगे। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इसका डिकम्पोजिशन करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में मिलेगा। तो इसकी जो वैल्यू है स्टैंडर्ड वो है, इसका मोलर मास है 84 ग्राम और मैग्नीशियम ऑक्साइड का है 40 ग्राम। लेकिन हमको ये गिवन है 8 ग्राम और हमें इसको पूछा है, मतलब पूछा नहीं है, ये तो हमें निकालेंगे ना। तो जो प्योर रिएक्टेंट है वो हम स्टोकियोमेट्री से निकाल देंगे, वो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से निकालती हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई से तो प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा इधर, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 84 डिवाइड बाई 14, तो ये मैंने इधर लिखा है। तो प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट का आएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 84 डिवाइड बाई 14 इजकल टू 16.8 ग्राम। तो परसेंटेज प्योरिटी, अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे कि मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट, तो मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट तो अब ये आया है 16.8 ग्राम अपॉन मास ऑफ रिएक्टेंट सैंपल। तो सैंपल में गिवन था 20 ग्राम,
तो डिवाइड बाई 20 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आया 84%। अब आगे है, अब यील्ड कॉन्सेप्ट है, तो परसेंटेज ऑफ यील्ड निकालते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक्चुअल यील्ड होती है डिवाइड बाई थियोरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाई 100। तो एक्चुअल होते हैं, तो एक्चुअल जो रियल या ऑब्जर्व वैल्यू है, जो हम रिएक्शन ड्यूरिंग रिएक्शन जो हम ऑब्जर्व करते हैं, वो एक्चुअल यील्ड होती है। और जो हम कैलकुलेट फ्रॉम स्टोकियोमेट्री से करते हैं, तो वो थियोरेटिकल यील्ड होती है। तो परसेंटेज यील्ड इक्वल टू एक्चुअल यील्ड जो कि ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व वैल्यू ड्यूरिंग रिएक्शन डिवाइड बाई थियोरेटिकल वैल्यू जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाई 100। तो जैसे कि अब ये गिवन है क्वेश्चन कि 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज थर्मली डिकम्पोज। जब कैल्शियम कार्बोनेट का है उसका थर्मली डिकम्पोज हो जाता है तो कंटेनर, उसमें कंटेनर में 18% यील्ड है उसकी। तो कैलकुलेट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन आफ्टर रिएक्शन। तो कैल्शियम ऑक्साइड का हमें वो परसेंटेज यील्ड देखनी है। तो इसमें क्या होता है कि इक्वेशन है कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू और जो गिवन है वो वैल्यू निकाल देंगे, जो नहीं गिवन है तो उसकी निकाल लेंगे। अब इसमें थियोरेटिकल यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितनी होगी, तो थियोरेटिकल हम निकालेंगे तो ये आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकल आएगी कि 200 मल्टीप्लाई बाई 56/100, तो ये आ जाएगा इतनी। अब इसकी एक्चुअल यील्ड निकाल लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट की, ये तो थियोरेटिकल यील्ड है, तो एक्चुअल यील्ड होएगी जो 18% है, तो इसका 18% आएगा। तो 112 इंटू 18 डिवाइड बाई 100, तो ये आ जाएगी 89.6 ग्राम। तो अब नेक्स्ट है सीक्वेंशियल रिएक्शन। तो सीक्वेंशियल रिएक्शन में क्या होता है कि कोई रिएक्टेंट गिवन है तो उससे प्रोडक्ट बनना है, उस प्रोडक्ट का दूसरी इक्वेशन में रिएक्टेंट की तरह काम होता है, देन उससे प्रोडक्ट बनता है। अब जैसे ये है तो इसमें ए से मोल बी, ए से बी फॉर्म हो रहा है, देन बी से सी। अगर हमें क्वेश्चन में एक इसमें एक के गिवन होते हैं मोल, तो क्वेश्चन में गिवन है कि ए 10 मोल है तो हमें सी के मोल्स पूछिए, तो इससे निकल आएगा कि 1 मोल ऑफ ए इज फॉर्म 3 मोल ऑफ बी। तो एक मोल से 3 मिल रहा है, तो 10 से कितने बनेंगे, तो 10 मोल ऑफ ए इज फॉर्म 3 इंटू 10/1, तो ये हो जाएंगे 13 मोल्स ऑफ बी। अब हमें इसमें गिवन है कि 2 मोल्स ऑफ बी इज गिवन 1 मोल ऑफ सी, तो 2 मोल ऑफ बी से हमें 1 मोल ऑफ सी मिल रहा है। तो हमारे पास कितने हैं 13 मोल्स, तो 13 मोल से कितने सी मिलेंगे, कितने मोल्स ऑफ सी मिलेंगे, तो 13 मोल से 2 से मिल रहे हैं 1 मोल ऑफ, तो 13 से मिलेंगे, तो 13 इसका 13 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएंगे 15 मोल्स। तो ये यूनिटरी मेथड से करते हैं। एंड अब है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है कि एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, जिस एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे उसी एलिमेंट का एटॉमिक वेट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड, जो कंपाउंड है पूरा उसका मोलिकुलर वेट, और मल्टीप्लाई बाई 100। अब लास्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म्स में क्या होता है कि विद मोल्स होती हैं और विदाउट मोल्स होती हैं। तो विद मोल में आती है मोलैरिटी, मतलब जिनमें मोल गिवन होगा, मोल का उसमें रोल है मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। अब इनमें कोई मोल नहीं आता है, तो विदाउट मोल्स होती हैं वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वेट, और परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, एंड ppm पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन स्ट्रेंथ, ये है। तो मोलैरिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो ml में गिवन है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अगर ml में लीटर में गिवन है तो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ml में गिवन है तो फिर हमने इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किया है 1000 का। तो इसका जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर। और मोलैरिटी होती है तो मोलैरिटी डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसमें सॉल्वेंट का वेट लिया जाता है इन केजी में। अगर ग्राम में गिवन है तो इसमें ग्राम में अगर गिवन होगा तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर लेंगे। देन नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो कंपोनेंट होता है उसके मोल डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो जैसे कि ए और बी 2 कंपोनेंट है तो इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ ए हो जाएंगे टोटल नंबर प्लस नंबर ऑफ बी हो जाएंगे। ऐसे ही बी का ऐसे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आएगा
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। इसमें क्या होता है कि अगर हम ए और बी मतलब इनको डिवाइड करेंगे आपस में, तो मोल फ्रैक्शन ए अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो इनका डिवाइड करेंगे आपस में तो ये वैल्यू कट जाएंगी, तो इससे आ जाएगा, इसमें रिलेशन आ जाएगा कि मोल फ्रैक्शन का, जैसे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इसमें रिलेशन है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। और इसमें क्या होता है कि जैसे ये मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। जैसे एक का गिवन है तो दूसरे का 1 माइनस करके निकाल लेते हैं हम। और कुछ हैं जो विदाउट मोल्स हैं, तो वेट बाई वेट में क्या होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें मास गिवन है, वेट बाई वेट है ना, तो दोनों का मास लेंगे कि जैसे कि NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो उसमें 14 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसका मतलब है कि 14 ग्राम जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन है उसमें डिजॉल्व है। ऐसे ही वेट बाई वॉल्यूम का है कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ सॉल्यूशन जो मास है वो वॉल्यूम में है, ये मास नहीं होगा, सॉरी वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड डिवाइड बाई सॉरी मल्टीप्लाई बाई 100। और वेट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, और मल्टीप्लाई बाई 100। देन ppm होगा पार्ट्स पर मिलियन, तो पार्ट्स पर मिलियन में क्या होगा, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट होगा डिवाइड बाई पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 होगा, और मिलियन और बिलियन में होगा तो 10⁹ होगा। एंड स्ट्रेंथ में क्या होता है कि स्ट्रेंथ में मोल्स ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो इसकी स्ट्रेंथ आती है ग्राम पर लीटर में। और इसमें ये यहाँ से डिफाइन है मोलैरिटी की, इसे इस कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो लीटर में, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो उसको लिखा है हमने वेट बटे मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई, ये तो वॉल्यूम है, तो वेट बाई वॉल्यूम है ना, वेट बाई वॉल्यूम, ये वेट बाई वॉल्यूम, तो वेट बाई वॉल्यूम क्या है, ग्राम पर लीटर, तो इसको स्ट्रेंथ बोलती है। तो ये हो गया मोलिकुलर वेट मल्टीप्लाई बाई स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ में और मोलिकुलर उसमें स्ट्रेंथ में और मोलैरिटी में रिलेशन है कि मोलैरिटी बराबर होगा 1 अपॉन मोलिकुलर वेट मल्टीप्लाई बाई स्ट्रेंथ। तो ये आएगा स्ट्रेंथ बराबर हो जाएगा मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास मल्टीप्लाई बाई मोलैरिटी, ये हो जाएगा इसका रिलेशन। और अब इसमें से जो टेम्परेचर पे कौन डिपेंडेंट है कौन डिपेंडेंट नहीं है, तो जिनके वॉल्यूम गिवन होगा जिसमें, तो वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है। तो मोलैरिटी है तो इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है तो ये डिपेंडेंट हो गया टेम्परेचर पर, डिपेंडेंट। और ये इसमें तो वॉल्यूम है नहीं है, वेट है, तो ये इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट। और मोल फ्रैक्शन है तो मोल फ्रैक्शन में वॉल्यूम गिवन नहीं है तो ये भी इंडिपेंडेंट है। और वेट बाई वेट में भी वॉल्यूम गिवन नहीं है तो ये भी इंडिपेंडेंट है। वेट बाई वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम गिवन है तो ये हो जाएगा डिपेंडेंट। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है तो इसमें भी हो जाएगा डिपेंडेंट। और ये पार्ट्स पर मिलियन है, इसमें भी नहीं गिवन है तो ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट। और पार्ट्स पर मिलियन में ये भी हो जाएगा इंडिपेंडेंट। और स्ट्रेंथ में गिवन है कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट में इसके सारे टॉपिक कवर हो गए। देन अब इसमें रिलेशन है, इन कंसंट्रेशन टर्म है, इनका आपस में क्या रिलेशन, वो है कि रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो इसमें क्या है कि मोलैरिटी बराबर होता है कि M बराबर होता है 10 T x मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो इसमें x क्या है, डेंसिटी है, और x क्या है, मास परसेंट ऑफ वेट बाई वेट है ऑफ सॉल्यूट का है। और रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी इंटू मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन का और मोलैलिटी का क्या रिलेशन है, तो वो रिलेशन है कि वो तो डिफाइन इसी से है। मोलैलिटी में मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन है कि मोलैलिटी होती है ना वो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ
सॉल्वेंट ग्राम में होता है इंटू 100। तो मोल जैसे कि मोल्स ऑफ जैसे ए है तो वो तो हो गया सॉल्वेंट और बी सॉल्यूट। तो इसमें आएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट को हम मोल में कन्वर्ट करेंगे तो वेट है ना, तो वेट बाई अगर हमें इसमें मोलेकुलर वेट का मोलेकुलर मास का मल्टीप्लाई कर दें मोलेकुलर मास से, हम इसको डिवाइड कर दें तो ये क्या है ना कि वेट बाई मोलर मास, तो ये मोल्स बन जाएंगे। तो मोलैरिटी बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वी, तो ये आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए यानी कि सॉल्वेंट और 100 मल्टीप्लाई बाई मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। तो ये रिलेशन इसमें निकल कर आया है। तो इसमें मोल फ्रैक्शन तो हम, और ये हमने भी थोड़ी देर पहले देखा था कि मोल्स में रिलेशन क्या मोल्स ऑफ बी या मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाई मोल्स ऑफ ए, तो इनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है उससे मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी डिवाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो हम इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी डिवाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई 100 एंड मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये इनमें रिलेशन है। अब नेक्स्ट इसमें वो है आइसोटोप, आइसोबार, एलोट्रॉप्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में है। और कुछ टीचर्स इसमें H2O2 मतलब कराते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, लेकिन वो हाइड्रोजन चैप्टर के जो सेकंड लास्ट पेज है उस पर गिवन है, तो वो मैं हाइड्रोजन चैप्टर में ही पढ़ती हूँ। और आज ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया सेकेंड पार्ट एंड थैंक यू। और अब मैं जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है बेसिक मैथ का फिजिक्स में, एंड NCERT पर फोकस कीजिए और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।